प्रश्न पूछता है ना, कर देंगे चैट ऑफ, और क्या कर सकते हैं। वही चैट ऑफ करने से हमारे कुछ अच्छे सीरियस जो बच्चे हैं उनको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए नहीं करते हैं। कर देंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, हाँ कर ही देंगे, है ना। चलिए, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद क्या है हमने आपको बताया, है ना। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद वैश्वीकरण का एक स्वरूप है जहां पर विकसित देशों की संस्कृति पूरी दुनिया की स्थानीय संस्कृतियों पर हावी होती जा रही है। अपने जीवन शैली, अपने उत्पाद, प्रोडक्ट, अपने रहन सहन के तरीके, अपने परिधान, अपनी भाषा से ये विकसित देशों की संस्कृतियां क्या कर रही है, अन्य सभी संस्कृतियों को प्रभावित कर रही है। चाहे खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे लोकाचार हो, व्यवहार के तरीके हो, उत्सव हो, सब कुछ को प्रभावित कर रही है ना। और उसके कारण जो स्थानीय संस्कृति है उनका महत्व कम होता जा रहा है और वैश्विक संस्कृति की पहुंच बढ़ती जा रही है। नव उपनिवेशवाद एक प्रकार से लगता है कि हम मानो हम इन विकसित देशों की कंपनियों, उत्पादों, संस्कृतियों से इतने प्रभावित हैं कि कहीं ना कहीं हम उनके उपनिवेश हो गए। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का दौर चला गया, लेकिन वैश्वीकरण के दौर में विकसित देश, उनकी कंपनियां, उनके संगठन कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पर हावी होते जा रहे हैं। और इसके कारण जो उपनिवेशवाद का एक नवीन स्वरूप दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं नियो कॉलोनियलिज्म, नव उपनिवेशवाद। चलते हैं सांस्कृतिक सामांगीकरण को देखते हैं, यहां से सवाल बहुत है। सांस्कृतिक सामांगीकरण क्या है, नाम से ही आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। सांस्कृतिक सामांगीकरण, इसको आप समरूपता आम भाषा में भी कह सकते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन। सांस्कृतिक सामांगीकरण आज हो क्या रहा है, जो वैश्वीकरण के दौर में दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या है, बहुत तीव्र हो गया है। एक देश की संस्कृति दूसरी देश की संस्कृति को प्रभावित कर रही है। संस्कृतियों के मध्य संश्लेषण, आदान प्रदान अधिक हो रहा है, और इस क्रम में जो विकसित देश की संस्कृति है वह हर क्षेत्र में अपना प्रभाव उत्पन्न कर रही है। और जो हमारी भाषा, हमारे खान पान, उत्सव, त्योहार, सब कुछ अब परिवर्तित हो रहे हैं। समरूपता यानी जो पश्चिम के विकसित देशों की संस्कृतियां, उसके अनुरूप हमारी संस्कृति भी ढलती जा रही है। जैसे आप इसको समझे भाषा के स्तर पर कि अंग्रेजी विदेशी भाषा है, लेकिन अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व के कारण, है ना, यानी इतना अधिक अंग्रेजी का वर्चस्व है कि अन्य भारतीय भाषाओं की महत्व ही धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। जो उत्सव, त्योहार, खान पान, पिज्जा बर्गर की संस्कृति, जंक फूड, फास्ट फूड, आज आप देखिए हर गली नुक्कड़ में आपको पिज्जा बर्गर चाउमीन ये सब कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मैगी नूडल्स, तमाम ये सब चीजें। कल तक हम अपनी संस्कृति में हमारे यहाँ खान पान के अलग अलग वस्तुएं उपलब्ध थी, लेकिन आज पिज्जा बर्गर की संस्कृति हावी होती जा रही है। कल तक नृत्य की बहुत सारी शैलियां थी, लेकिन आज कंटेम्प्रेरी हिप हॉप, नृत्य नहीं बल्कि एरोबिक्स की तरह, डांस नहीं बल्कि एक एक्सरसाइज की तरह आज हमारे युवाओं में लोकप्रिय वेस्टर्न म्यूजिक, पॉप, जैज, फ्यूजन, ये सब पूरी भारत में रिमिक्स, ये सब लोकप्रिय होता जा रहा है। आज आप देखिए बहुत सारे विदेशी सिंगर जो हैं उनकी तर्ज पर भारतीय युवा सिंगर भी उसी तर्ज पर आज जो है संगीत प्रस्तुत कर रहे हैं। संगीत कम, शोर ज्यादा है, म्यूजिक ज्यादा है, क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो पश्चिम के देशों की तरह ही धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। आज देखिए वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे, फादर्स डे, मदर्स डे, ये सब हमारे त्योहार नहीं थे, ये पश्चिम के त्योहार थे। इनसे हमारी संस्कृति प्रभावित हो रही है। पोशाक, भारतीय परिधान की जगह आज पश्चिमी परिधान, पोशाक हमारे देश में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। ये सभी चीज क्या है, संस्कृति को एक बनाया जा रहा है। दुनिया की अलग अलग संस्कृतियां थी, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं थी। जैसे हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो वो विविधता मूलक थी, लेकिन आज जो है वैश्वीकरण के कारण हमारी संस्कृति में विविधता के तत्व कम होते जा रहे हैं, और उसके स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति के अनुरूप हमारे यहाँ भी संस्कृति, खान पान, रहन सहन, जीवन शैली प्रचलित है। इसी को हम कहते हैं सांस्कृतिक सामांगीकरण, अर्थात कि दुनिया की सभी संस्कृतियों, दुनिया की संस्कृतियों को विकसित देशों की संस्कृति, विकसित देशों की संस्कृति के अनुरूप परिवर्तित करना, के अनुरूप बनाना। इसको आप उदाहरण से समझ सकते हैं हर क्षेत्र में। जैसे सांस्कृतिक सामांगीकरण को आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे भाषा के स्तर पर अंग्रेजी का वर्चस्व, 4 लाइन कहीं भी आप बोल दें टूटी फूटी ही अंग्रेजी, लोग आपको विद्वान घोषित कर देंगे। अंग्रेजी का वर्चस्व हर क्षेत्र में आप देखिए, डोमिनेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे देश को जोड़ने वाली कोई एक भाषा है ना, कनेक्टिंग लैंग्वेज क्या है, तो वो हिंदी नहीं होगी, कोई भारतीय भाषा नहीं होगी, बल्कि अंग्रेजी होगी, है ना। तो जो अंग्रेजी है इसका बढ़ता हुआ वर्चस्व भाषाओं के स्तर पर समरूपता को बताता है। इसी प्रकार आप देखें खान पान, इसके क्रम में पिज्जा बर्गर की संस्कृति, पिज्जा बर्गर नूडल्स की संस्कृति, आज हमारे भारतीय युवाओं का पसंदीदा फूड आउटलेट क्या है, मैगडी, सबवे, केएफसी, है ना। यानी जो खान पान है उसके अंतर्गत जो भी हमारे यहाँ विशिष्टताएं थी वो खत्म होती जा रही है। आप देखिए ठंडा कोल्ड ड्रिंक, हमारे यहाँ पेय के अलग अलग ड्रिंक हमारे यहाँ अलग अलग हुआ करते थे। कहीं पर कोई आम पन्ना पी रहा, कहीं लस्सी है, कहीं छाछ है, कहीं रुअफ़ज़ा है, कहीं जो है नींबू पानी है, अलग अलग। लेकिन आज पूरे देश के स्तर पर कोल्ड ड्रिंक या कॉफी का बढ़ता हुआ क्रेज, ये क्या बताता है कि हमारे खान पान, पेय, यानी हमारा ये सारा पैटर्न क्या हो रहा है, धीरे धीरे बदलता जा रहा है। बिल्कुल मोमोज, मैगी जो भी है, ये सब जंक फूड जिसको आप कहते हैं, यानी जंक फूड का प्रचलन होता जा रहा है। इसी प्रकार अगर आप देखें पोशाक, परिधान जिसको आप कहते हैं अटायर, आज पश्चिमी वस्त्र खास करके जींस, टी शर्ट, इनका बढ़ता हुआ प्रचलन, सूट, कहीं पर बांस के वस्त्र लोग पहनते थे, कहीं जो है धोती कुर्ता, कहीं जो है अलग अंग वस्त्रम, अलग अलग भारत के अलग अलग प्रांतों में लोग अपने स्थानीय वस्त्र पहनते थे। लेकिन आज पूरे देश के परिधानों का जिंसीकरण कर दिया गया है। हर जगह जींस पहने आपको लोग, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक आपको दिख जाएगी। पहनना कपड़ा बुरा नहीं है, परंतु हमारी कुछ अपनी पृथक पहचान वस्त्र से, खान पान से, रहन सहन से हमारी पहचान हुआ करती थी। आज वो सब क्या है, पोशाक परिधान के स्तर पर समरूपता,
नृत्य के स्तर पर हमारे शास्त्रीय संगीत नृत्य खत्म होते जा रहे हैं। जैसे आप देखिए कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, कौन देखता है? अब देखने ही वाला नहीं। अब अधिकतर आप देखें तो नृत्य में आपको हिप हॉप, पता ही नहीं चलता कि डांस क्या है ना, एरोबिक्स क्या है। संगीत में आप देखें हमारे देश में रैपर बहुत सारे आ गए हैं। कुछ नहीं, एक टोपी लगा लो, मोटा सोना का चेन बना लो और कुछ भी यावा कर दो, आप बड़े सिंगर सो कॉल्ड कहलाएंगे। देखिए पश्चिम की संगीत की तर्ज पर हमारे यहाँ भी रोज कुकुर कुत्ते की तरह कोई एक नया जो है रैपर आ जाता है और पूरी युवा जो पीढ़ी जो है उसके पीछे पागल हो जा रही है। ये हमारी संगीत, शास्त्रीय संगीत, भारतीय संगीत, कर्नाटक संगीत, ये सब क्या है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हाँ, डांस का पता ही नहीं चलता। डांस है, कुछ नहीं करना है, बस आपको रैपर बनना है तो एक टोपी लगा लेना है, थोड़ा भोकाल टाइट कर लेना है, मोटा मोटा जो है चेन पहन लेना है और या वाह बीच बीच में कर देना है, आप हो गए बहुत बड़े संगीतज्ञ हो गए। करोड़ों आपको कंपनी जो है देगी क्योंकि आपके फॉलोअर्स लाखों है ना। और लोग, सवाल ये है कि लोग उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी अपने को मॉडर्न कैसे कहेगी? अगर अंग्रेजी गाना नहीं सुने तो मॉडर्न थोड़ी कहलाएंगे। अगर केएल सहगल, रफी सुनने लगे तो लोग कहेगा क्या यार तुम पुरातन सोच वाले हो, है ना। तो हमें इस तरह के ढिच्चों वाले सॉन्ग, रिमिक्स सॉन्ग, म्यूजिक वाले ये सब सुनना, ये मॉडर्न सो कॉल्ड कहने को हम क्या है, अल्ट्रा मॉडर्न है ना। तो संगीत के क्षेत्र में आप देखें रिमिक्स का कल्चर है ना, पॉप म्यूजिक, जैज, रैप सॉन्ग है ना, ये सब का प्रचलन। उत्सव में देखिए हमारे यहाँ वैलेंटाइन डे का बढ़ता हुआ क्रेज, फ्रेंडशिप डे, फादर्स डे, मदर्स डे। साल भर माँ बाप की चिंता रहे ना रहे, लेकिन फादर्स डे, मदर्स डे के दिन 4 फोटो लगा देना है फेसबुक पर और माता या सास के नाम से 4 सुंदर वाक्य लिख देने हैं और घड़ियाली आंसू बहा देना है ना। देख लीजिए ये ट्रेंड हमारे यहाँ। साल भर माँ बाप को पूछो ना पूछो, फादर्स डे और मदर्स डे के दिन माँ बाप का फोटो जरूर लगाकर लोग डीपी लगा लेते हैं व्हाट्सएप। अरे भैया, हमारे लिए रोज माँ बाप का दिन होता है, हमारे लिए साल में कोई एक दिन नहीं होता है ना। हमारे लिए हर दिन माँ बाप का है। ये सब कहां से आ रही है? ये सब पश्चिम से आ रही है। तो उत्सव के हैप्पी न्यू ईयर एक बड़ा इवेंट होता जा रहा है, एनिवर्सरी, इन सब के पीछे मीडिया है, बाजार तंत्र है ना। और इन सब को ग्लोबलाइजेशन और क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। अब उत्सव हमारे यहाँ पहले अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग उत्सव हुआ करते थे। आज आप देखिए कि हमारे परंपरागत उत्सव में भी एक नया कल्चर आ गया। हर जगह हैप्पी, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी, ये सब पश्चिम की संस्कृति हमारे यहाँ हावी होती जा रही है ना। यानी ये क्या बता रहा है, सांस्कृतिक सामांगीकरण बता रहा है कि जो हमारे यहाँ सांस्कृतिक विविधता थी वो खत्म होती जा रही है और उस विविधता के स्थान पर समरूपता, एक जैसा हर चीज देखा जा रहा है ना। हर क्षेत्र में आपको इस प्रकार की घटना दिखेगी। हमारे रहन सहन के तरीके, पहले मैं गांव में देखता था कि 8-9 बजते बजते पूरा गांव जो है घनघोर चिर निद्रा में चला जाता है। इक्का दुक्का 2-4 लोग हैं जो 10 बजे रात तक जगे रहते थे। ये पहले का मतलब हड़प्पा की बात नहीं हो रही है ना, मैं सतयुग का पुरुष नहीं हूं। पहले का मतलब आज से 20 साल पहले। आज आप जाके देखिए गांव में रात के 10-11 बजे मोबाइल पर उंगलियां घिसते आपको सैकड़ों लोग दिख जाएंगे। कहीं टीवी चल रहा है, कहीं कोई मोबाइल चला रहा है, कहीं पर कुछ ना कुछ। ये क्या है, लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया है। लोग गांव में भी पहले 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, आज देखिए लेट नाइट जगना, सुबह देर से उठना। गांव में आप देखिए लोगों के स्वास्थ्य पर कितना दुष्प्रभाव पड़ा है ना। ये क्या बता रहा है, हमारा रहन सहन का तरीका, खान पान, हमारा पूरा पैटर्न क्या है बदलता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल ही गलत है, लेकिन हमारी संस्कृति कुछ और हुआ करती थी। लेकिन वैश्वीकरण के दौर में संस्कृति के स्तर पर जो हमारे अंतर थी, विविधता थी, वो सब क्या है ना, वो खत्म होती जा रही है। आज अगर कोई 10 बजे सो जाए तो आप कहते हैं 10 बजे सो जाते हैं, मतलब जैसे लगता है उन्होंने अपराध कर दिया है। क्योंकि अब क्या है, एक नया कल्चर, एंटरटेनमेंट के इतने साधन, हर व्यक्ति अपने को एंटरटेन कर पा रहा है, इंटरनेट, मीडिया है ना। तो ये क्या बता रहा है, सांस्कृतिक सामांगीकरण, कि जो संस्कृतियों के स्तर पर अंतर था, विविधता क्या, विविधता का मतलब क्या होता है, अंतर, वो अंतर धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है। इसके पीछे साजिश है इन देशों की, क्योंकि इनकी संस्कृति में इतनी विविधता नहीं है। चाहे भाषाई हो, चाहे खान पान, रहन सहन, उत्सव, नृत्य, संगीत, इनके यहाँ विविधता नहीं है। अगर इनको हमारे बाजार पर नियंत्रण पाना है तो हमारी विविधता को क्या करना होगा, खत्म करना होगा। और धीरे धीरे पश्चिमी संस्कृति इतनी हावी बना दो और युवा इसके वाहक होते हैं। सबसे इजी टारगेट कौन होते हैं, युवा, यूथ। कोई भी चीज को वायरल करना हो, कोई भी चीज को लोकप्रिय बनाना हो, है ना। यानी ये क्या बता रहा है, सांस्कृतिक सामांगीकरण की, है ना। यानी संस्कृति के स्तर पर जो समरूपता की बढ़ती प्रवृत्ति है, उससे हमारी सांस्कृतिक विविधता को चुनौती मिल रही है। कई बार ऐसा लगता है कि मानो हमारी संस्कृति, हमारी पहचान ही क्या होगी, खत्म हो जाएगी। संस्कृति आपको पहचान देती है, आप आने वाली नस्लों को अपनी संस्कृति प्रदान करते हैं। इससे कहीं ना कहीं आपके समाज संस्कृति की निरंतरता बनी रहती है। लेकिन आज हो क्या रहा है कि वैश्वीकरण के कारण पश्चिमी संस्कृति इतनी हावी होती जा रही है कि हमारी अपनी संस्कृति धीरे धीरे कमजोर हो रही है ना। दिन भर आप देखिए फूड पैटर्न, एक नया कल्चर आ गया है, जाकर रेस्टोरेंट में खाना, जाकर 5 स्टार में लोग, कई लोग ऐसे होते हैं, जाकर 5 स्टार में और कुछ करें ना करें 25 फोटो खींचकर जरूर चढ़ा देंगे फेसबुक पे, क्या जो है टेकिंग लंच एट ताज मुंबई, है ना, हो गया 500 लाइक आ गए। अब उन्होंने किया है तो उनकी देखा देखी उनके दोस्त यार जो भी है वो भी क्या करेंगे, 2-4 फोटो। ये क्या बता रहा है, शो ऑफ कल्चर, कल्चर का एक नया स्वरूप आपको दिख रहा है। और ये वैश्वीकरण इस चीज को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। इसके पीछे पूरा बाजार तंत्र है कि लोगों के सोचने, अगर हमारी संस्कृति सादा जीवन उच्च विचार की बात थी, अगर हमारी संस्कृति में वो तत्व रहेंगे तो फिर हमारी संस्कृति में लोग खर्च नहीं करने पाएंगे। 1 लाख का फोन, महंगी गाड़ी कौन खरीदेगा जी, अगर हमारी संस्कृति कहेगी, है ना। पैसा नहीं वसूला जाता है, पैसा का निचोड़ लिया जाता है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं महान, बीच बीच में जानबूझकर खाने के लिए नहीं जा रहे हैं, लोगों को दिखाने जा रहे हैं, जलाने के लिए, है ना। अब उनकी देखा देखो जो है, अब अन्य लोग जो है परेशान हो रहे हैं। ये क्या बता रहा है, ये समाज के स्तर पर चेंजेस, उपभोक्तावाद, भौतिकवाद, आगे आएंगे इस पर भी। सामांगीकरण की प्रक्रिया हर क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ेगी। दुनिया के स्तर पर सांस्कृतिक विविधता को खत्म करो, सबको एक समान बना दो, फिर प्रोडक्ट बेचने में आसानी होगी, फिर आपकी संस्कृति और गहराई तक वहां जाएगी। अगर मान लीजिए संस्कृति के स्तर पर प्रतिकार हो, है ना, अगर संस्कृति के स्तर पर विरोध हो तो नहीं है,
तो सांस्कृतिक सामांगीकरण की घटना हर क्षेत्र में दिखाई पड़ रही है। अब देखो, अगर संस्कृति पर एक प्रकार से हमला होगा तो संस्कृति भी अपने को क्या करेगी, मजबूत करेगी। अगर सभी संस्कृतियां एक समान हो जाएगी, अगर हमारी विशिष्टता ही खत्म हो जाएगी, तो भारतीय संस्कृति भी क्या करेगी, अपने को एक नए स्वरूप में परिवर्तित करेगी। तो सांस्कृतिक सामांगीकरण जो बढ़ रहा है उसके विरोध में हमने अपनी संस्कृति को भी क्या किया है, सुदृढ़ किया है, मजबूत किया है। कैसे? जैसे भाषा के स्तर पर अंग्रेजी का बढ़ता हुआ प्रचलन आया तो हमने हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर इंग्लिश, हमारे पीडब्ल्यू में इंग्लिश बैच चलता है ना, जहां अंग्रेजी और हिंदी का मिक्सअप, जो पुराने जमाने के गाने हैं नए युवाओं के लिए उसको फ्यूजन कर दिया, म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, ये क्या है, आयुर्वेद की शिक्षा आज आप देखिए पूरी दुनिया के स्तर पर लोकप्रियता मिल रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि सांस्कृतिक सामांगीकरण के कारण हमारी संस्कृति विलुप्त ही हो जाएगी। हमने अपनी संस्कृति को भी क्या किया है, ये जो चुनौतियां मिली है उस चुनौती से लड़ने के लिए हमने अपनी संस्कृति को भी रिवाइव किया है उसके अनुरूप। जैसे वस्त्र परिधान में इंडो वेस्टर्न सुना होगा, जिसमें पश्चिमी लुक भी और इंडियन भी लुक है। कई ऐसे खानपान के व्यंजन है जिसमें भारतीय व्यंजन है पश्चिम की तर्ज पर सर्व किया जा रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारी संस्कृति सामांगीकरण के कारण दुनिया की सभी संस्कृति एक हो जाएगी या भारतीय संस्कृति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। भारतीय संस्कृति की जड़ क्या है, बहुत गहरी है, विशाल है। शक, हूण, कुषाण, मुगल, तुर्क, अंग्रेज कौन नहीं आया जी हमारी संस्कृति को प्रभावित करने के लिए। कुछ तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, हजारों साल से, 5-6 हजार साल से अगर हमारा वजूद है, हमारी उपस्थिति पुरजोर तरीके से है, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति क्या है, वो गहराई लिए हुए, यानी हमारी संस्कृति में गतिशीलता है, हमारी संस्कृति में अनुकूलनशीलता है। जैसे संस्कृति के दो स्वरूप है, एक संस्कृति का बाह्य स्वरूप है और एक संस्कृति का, समझ तो लो ना, कमेंट बंद करके समझ तो लो ना, लिखते जाते हो इतना ज्यादा ना। एक संस्कृति का बाह्य स्वरूप है और एक संस्कृति का आंतरिक स्वरूप है। यही सवाल पूछा था जिसको आप कहते हैं कोर, है ना। जो भारतीय संस्कृति है वह आज भी खत्म नहीं हुआ है। जो परिवर्तन देखा जा रहा है वो परिवर्तन कहां हो रहा है, बाह्य स्वरूप में अधिक हो रहा है। जैसे वसुधैव कुटुंबकम की धारणा प्राचीन काल से थी, आज भी है। बड़ों के प्रति सम्मान का भाव पहले भी था, आज भी। दया, प्रेम, करुणा, सबको साथ लेकर चलने की संकल्पना, जो हमारी संस्कृति, यही तो भारतीय संस्कृति है ना, सभी को साथ लेकर चलने की बात। हमारी संस्कृति की अंतरात्मा खत्म नहीं हुई है। चाहे कितना भी आप पिज्जा बर्गर खा लें, है ना, आपकी भूख जो है वो रोटी और चावल ही मिटाएगी। लाख आप पिज्जा बर्गर खा लें, लेकिन भोजन की असली जो भूख है आपकी, वो आपकी भूख को शांत कौन करेगा, वही घर की रोटी और चावल। लाख दिन भर आप इंग्लिश बोल लें, लेकिन जब तक घर आकर आप काहल बाहो अपनी भाषा में, मातृभाषा में बात नहीं करेंगे, तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। ये क्या बता रहा है कि संस्कृति के जो आंतरिक पक्ष हैं वो हमारे मजबूत हैं, आज भी उसी रूप में। बाह्य स्वरूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन ऑब्वियसली है, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। कोई चीज है दुनिया में जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है, परिधान वगैरह जब भी है, हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में दुनिया के अनुरूप हमने वस्त्र को, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने अपने परंपरागत वस्त्र को पूरी तरह त्याग दिया है। आज भी हम अपने धार्मिक अनुष्ठान में, अपने त्योहार में, अपने सांस्कृतिक आयोजन में अपने सांस्कृतिक परिधान ही पहनते हैं। कितना भी महिला जींस टी शर्ट पहन ले, जो भी पहन ले, उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन जो घर का कोई कल्चरल ओकेजन है, मैरिज है या तमाम, उसमें आप अपने ट्रेडिशनल अटायर ही, वियर ही पहनते हैं, है ना। ये क्या बताता है कि जो भी चीजें संस्कृति के स्तर पर हमला है, और ये हमारे साथ ही नहीं है, वैश्वीकरण के दौर में यही तो हो रहा है। संस्कृतियों के मध्य इतना संपर्क बढ़ा है कि संश्लेषण की प्रक्रिया चल गई है। कई बार संश्लेषण के क्रम में संस्कृति की पहचान खत्म हो जा रही है, लेकिन भारतीय संस्कृति अद्वितीय है। इसके आंतरिक पक्ष में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, इसके बाह्य स्वरूप में थोड़ा बहुत अवश्य परिवर्तन हुआ है, क्योंकि यह संस्कृति बहुत ही प्राचीन है, बहुत गहरी है, धर्म आध्यात्मिकता आधारित है। हजारों साल से जिसको कोई हिला नहीं पाया, उसको ये वैश्वीकरण का झटका, झंझावात कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़ा बहुत परिवर्तन होना भी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर हम दुनिया के परिवर्तन के अनुरूप अपने को नहीं ढाले तो फिर हमारा विकास अवरुद्ध हो जाए, है ना। अगर मान लीजिए जैसी हवा हो उसके अनुरूप आप अगर नहीं बहेंगे तो कई बार हवा आपको पीछे की तरफ धकेल देगी। तो वैश्वीकरण के दौर में ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि सांस्कृतिक सामांगीकरण के कारण हमारी संस्कृति का वजूद, अस्तित्व, पहचान ही नष्ट हो जाएगा, है ना। आज भी हमारे युवा पश्चिम के देशों में रह रहे हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, आधुनिक जीवन जी रहे हैं, आधुनिक वस्त्र पहन रहे हैं, लेकिन आज भी माँ बाप के प्रति सम्मान का जो भाव है वह परिवर्तित नहीं हुआ। मैंने आपको क्या कहा, अंतरजातीय विवाह कह रहे हैं, लेकिन 90-95% विवाह, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंतरजातीय विवाह सही है, लेकिन लोग अपने परंपरागत मूल्य से पूरी तरह नहीं कटे हैं, है ना। आरडी भैया इतना आगे क्यों चलते हो, जहां जो पढ़ा रहे हैं वहां लिखो ना। पढ़ा रहे हैं सामांगीकरण लिख रहे हो, आयुर्वेद, योगा, अभी पढ़ा रहे हैं ये लिख रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप, सबको पता है ना, सबको पता है ये सब। जहां जो पढ़ा रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में रहा करो, है ना, सबको पता है। तो सामांगीकरण क्या है समझ पाए, संस्कृति के स्तर पर समरूपता, एकता, एक जैसा सभी संस्कृति को बना देना। नोट करिए, चलिए देखिए, वैश्वीकरण के दौर में, लिखो सभी, देखिए वैश्वीकरण के दौर में विभिन्न संस्कृतियों के मध्य, अच्छी बात है अपनी भाषा बोलनी चाहिए प्रतिमा, इसमें खराबी क्या है। वैश्वीकरण के दौर में विभिन्न संस्कृतियों के मध्य संपर्क में अत्यधिक वृद्धि हुई है, संपर्क में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जैसे कैसे संपर्क में वृद्धि हुई है, भारतीय प्रवासी भारत के बाहर दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे हैं, वे भारत की संस्कृति को वहां ले जा रहे हैं। आज आप देखिए न्यूयॉर्क में बिहारी लोग छठ मना रहे हैं, दुनिया के विभिन्न देशों में बिहार के जो लोग हैं वो छठ वहां मना रहे हैं। ये क्या बता रहा है, छठ एक भारत के एक राज्य विशेष का पर्व है, लेकिन वो अमेरिका में मनाया। दिवाली जो है आपने देखा होगा कि अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट में दिवाली को लेकर बड़ा सा न्यूज रहता है। ये क्या बता रहा है, संस्कृति का आदान प्रदान, संश्लेषण बढ़ा है। दुनिया के कई देशों से लोग हमारे यहाँ हैं, हमारे लोग वहां हैं, इंटरनेट का प्रसार है, यूट्यूब कल्चर है,
आज कोई भी गाना है आप पोस्ट कर दीजिए, देखिए वायरल हो जाता है पूरी दुनिया के स्तर पर। स्थानीय संस्कृति की वैश्विक पहुंच क्या है? सूचना संचार के संजालों ने इसको बहुत गति प्रदान की। इससे हो क्या रहा है? संस्कृति का परिमार्जन भी तो हो रहा है, फैलाव भी तो हो रहा है, विस्तार भी तो हो रहा है। तो विभिन्न संस्कृतियों के मध्य, है ना, संस्कृतिकरण अलग है, विभिन्न संस्कृतियों के मध्य संपर्क क्या है? बढ़ा है। तो वही आपने क्या लिखा कि विभिन्न संस्कृतियों के मध्य संपर्क में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है। देखिए ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है कि विकसित देशों की प्रभुत्वशाली संस्कृतियां, डोमिनेंट कल्चर, विकसित देशों की प्रभुत्वशाली डोमिनेंट कल्चर भारतीय संस्कृति पर अपना हर क्षेत्र में प्रभाव उत्पन्न कर रही है। अपना प्रभाव उत्पन्न कर रही है। सांस्कृतिक समांगीकरण का अर्थ, सांस्कृतिक समांगीकरण का अर्थ विभिन्न संस्कृतियों के स्तर पर विद्यमान, विभिन्न संस्कृतियों के स्तर पर विद्यमान विविधता या अंतर को समाप्त कर, विभिन्न संस्कृतियों के स्तर पर विद्यमान विविधता या अंतर को समाप्त कर सभी संस्कृतियों को एक समान बनाने वाली प्रक्रिया से है। सभी संस्कृतियों को एक समान बनाने वाली प्रक्रिया से है। देखिए वर्तमान के समय में विकसित राष्ट्र की संस्कृतियां, वर्तमान समय में विकसित राष्ट्र की संस्कृतियां की संस्कृतियों की छाप भारतीय संस्कृति पर स्पष्ट रूप में देखी जा रही है। इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है कि छाप स्पष्ट रूप में देखी जाती है, जा रही है। इसे निम्न रूप में देखा जा रहा है, सकता है, निम्न रूप में देखा जा सकता है। पहला पॉइंट बना लो, लिख लो भाषा। लिख लो भाषा। देखिए भारतीय भाषाओं के स्थान पर, भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी के बढ़ते हुए कद या वर्चस्व, भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी भाषा के बढ़ते हुए कद या वर्चस्व के कारण, बढ़ते हुए कद या वर्चस्व के कारण कई भारतीय भाषाओं के अस्तित्व पर संकट देखा जा रहा है। कई भारतीय भाषाओं के अस्तित्व पर संकट देखा जा रहा है। सेकंड पॉइंट में लिखिए वस्त्र परिधान। लिखिए देखिए परंपरागत भारतीय वस्त्र या परिधान के स्थान पर, परंपरागत भारतीय वस्त्र या परिधान के स्थान पर पश्चिमी परिधानों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पश्चिमी परिधानों की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उदाहरण के रूप में जींस, टी शर्ट आदि। देखिए खान पान, खान पान देखिए स्थानीय भारतीय व्यंजनों के स्थान पर, क्यूजीन व्यंजन, भोजन वाले, खाने वाले, देखिए स्थानीय भारतीय व्यंजनों के स्थान पर हमारे यहाँ क्या था जी, अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यंजन हुआ करता था। कहीं लिट्टी चोखा हमारे बिहार का, कहीं दाल बाटी चूरमा राजस्थान का, कहीं पोहा एमपी का, कहीं डोसा, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है ना, कहीं पूरी सब्जी बनारस की कचौड़ी सब्जी, है ना, कहीं दही चूड़ा, चिड़वा जिसको कहते हो आप। हर जगह जगह की क्या थी, है ना, यानी हर स्थान विशेष की अपने अपने खान पान के तरीके थे। ये जो खान पान के तरीके हैं ये संस्कृति को भी तो बताते हैं, है ना। आज क्या हो रहा है, हर जगह आपको पिज्जा बर्गर मिल जाएगा, कुछ मिले, मोमोज। मुझे हैरत हुई इस बार, मैं अपने गांव गया था छठ में, तो मेरी बेटी ने कहा कि पापा मोमोज खाना है। तो मैंने उसे कहा कि बेटा ये दिल्ली थोड़ी है, यहाँ गांव में तुम्हें कहां से मोमोज मिलेगा। तुरंत मेरा भतीजा आया जो गांव में ही रहता है, वो कहा कि अंकल यहाँ मिलता है और बढ़िया मिलता है ना। मतलब बात ये है कि सोचिए कि बिहार के एक रिमोट गांव में मोमोज बिक रहा है, और बता, जब मैं गया लाने तो मैंने देखा कि सामने अच्छे खासे गांव के लोग मोमोज का लुत्फ ले रहे हैं। ये हमारा समाज बदल रहा है ना। मोमोज में बुराई तो है ही, है ना, लेकिन ये आप समझिए, तो स्थानीय जो व्यंजन है उसके स्थान पर पश्चिमी व्यंजनों का बढ़ता हुआ जंक फूड, है ना। तो क्या लिखा आपने, परंपरागत भारतीय व्यंजनों के स्थान पर पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मोमोज, है ना। प्रीति मोमोज की को लेकर क्या गलत हुआ, है ना। पिज्जा, बर्गर कल्चर इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट हो सकता है। यह सरस्वत, आपने मेरी पुरानी क्लास नहीं देखी है, पहला या दूसरा वीडियो देख लो जाके, जवाब मिल जाएगा, है ना। तो क्या लिखा आपने, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मैगी, चाउमीन, चाउचाउ, पता नहीं कितने नाम अलग अलग आ गए, का बढ़ता हुआ भारतीय लोगों में क्रेज, नहीं पता है मुझे कहां से। लिखिए अगला, देखिए उत्सव त्योहार। देखिए उत्सव, देखिए परंपरागत भारतीय उत्सवों या त्योहारों, परंपरागत भारतीय उत्सवों त्योहारों
के स्थान पर, परंपरागत भारतीय उत्सवों त्योहारों के स्थान पर पश्चिमी उत्सवों त्योहारों आदि का बढ़ता हुआ प्रचलन, उदाहरणार्थ मतलब उदाहरण के तौर पर वैलेंटाइन डे, हैप्पी न्यू ईयर, फादर्स डे, मदर्स डे, फ्रेंडशिप डे आदि, है ना, आदि। देखिए, संगीत, नृत्य आदि। अगले पार्ट में संगीत नृत्य पूछा हुआ सवाल है, इसलिए लिखवा रहा हूं, और पहले भी लिखवाया गया सवाल है। संगीत नृत्य लिखिए, परंपरागत भारतीय शास्त्रीय संगीत व नृत्य के स्थान पर, परंपरागत भारतीय शास्त्रीय संगीत व नृत्य के स्थान पर पॉप, जैज, रैप, रिमिक्स, हिप हॉप, कंटेम्पररी, पता ही नहीं चलता कि ये डांस था कि क्या था, है ना, बहुत दिमाग लगाने पर भी दूर दूर तक पता ही नहीं चलता कि ये डांस था या क्या था, है ना। तो क्या लिखा आपने? रिमिक्स, पॉप, जैज, रैप, है ना, कंटेम्पररी, समकालीन नृत्य हिंदी में लिख सकते हैं, हिप हॉप, है ना। ये सब क्या बता रहा है? हमारे देश में सांस्कृतिक समांगीकरण को देखो, प्रश्न देखो तो आपको अब समझ में आएगा कितना शानदार प्रश्न था और कितने आसानी के साथ आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, आमतौर पर कहा जाता है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समांगीकरण को बढ़ावा देता है ना, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय समाज में उसके कारण सांस्कृतिक विशिष्टताएं क्या हो गई हैं? सुदृढ़, मतलब मजबूत हो गई है। जब आपको लगा, है ना, कि हमारी संस्कृति ही खत्म हो जाएगी, तो आपने क्या किया? अपनी संस्कृति को मजबूत बनाने का प्रयास किया, है ना। सभी लोग लिखो कि किसको क्या पसंद है ना, लिखो, है ना, बहुत जरूरी बात लिख रहे हैं कुछ लोग। किसको पिज्जा पसंद है, किसको बर्गर पसंद है, किसको पोहा, लिख डालो, है ना, भड़ास लिख डालो, बहुत अच्छा। सांस्कृतिक समांगीकरण के कारण जब सॉरी संस्कृति पर अटैक होगा तो लोग क्या कर रहे हैं? अपनी संस्कृति को डिफेंड कर रहे हैं। जब लग रहा है कि सारी भाषाएं खत्म हो जाएगी तो क्या कर सकते हैं आप जो है अपनी भाषा को बनाए रखने के लिए उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आप उसको, तो यही चीज हो रहा है कि भारतीय भाषाएं जो है ना, वो अपने को वैश्वीकरण के दौर में परिवर्तित कर रही है। जैसे आप देखिए इंग्लिश का प्रयोग, जैसे रिमिक्स, फ्यूजन म्यूजिक का, तो लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए सांस्कृतिक समांगीकरण, सांस्कृतिक समांगीकरण, सांस्कृतिक समांगीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण स्थानीय संस्कृतियों द्वारा अपने पहचान को बनाए रखने हेतु उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उसे एक नई पहचान देने का कार्य किया जा रहा है, जिसे निम्न रूप में देखा जा सकता है। थोड़े बहुत परिवर्तन के पश्चात उसे एक नई पहचान देने का कार्य किया जा रहा है, इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है। नहीं स्टालिन भैया, तुमसे नाराज क्यों होना? इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जिसमें आपको लगे कि हमने अपने को बचाने के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है ना। जैसे सांस्कृतिक समांगीकरण के प्रत्युत्तर मतलब जवाब में, प्रत्युत्तर हेतु सांस्कृतिक विशेषताएं क्या हो रही है? मजबूत हो रही है, सुदृढ़ हो रही है, मजबूत हो रही है। कैसे? तो आप इसको कई उदाहरणों से, भाषा के क्षेत्र में इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, बढ़ता हुआ प्रयोग। आज हमारे युवा आधा हिंदी आधा अंग्रेजी बोलते हैं, पता ही नहीं चलता कि हिंदी बोल रहे हैं अंग्रेजी। तो कहीं ना कहीं हमारी भाषा जो है, परिधान में इंडो वेस्टर्न, जैसे आप देखिए कुर्ता परंपरागत भारतीय परिधान था, आज कुर्ता का एक नया वर्जन आपको दिखा होगा, शॉर्ट कुर्ता। जींस और शॉर्ट कुर्ते का प्रचलन बहुत बढ़ा है। ये शॉर्ट कुर्ता कहां से आया? ये भारतीय कुर्ता जो लंबा घुटने तक हुआ करता था, उसका और पश्चिमी परिधान का मिक्स है, समझे आप? क्योंकि युवाओं को क्या चाहिए? बदलते परिवेश के अनुरूप कपड़े चाहिए, है ना। तो आप परिधान में इंडो वेस्टर्न, है ना, जिसमें भारतीय टच भी है और पश्चिम, इंडो वेस्टर्न कॉस्ट्यूम परिधान। जैसे योगा, फ्यूजन म्यूजिक, है ना, संगीत के क्षेत्र में फ्यूजन समझते हो ना जी, शास्त्रीय, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल को मॉडर्न ट्यून पर, मॉडर्न धुन पर, तो फ्यूजन संगीत। रिमिक्स के जरिए भी हम क्या कर रहे हैं? अपने पुराने गाने को नए युवाओं के लिए बना रहे हैं, रिमिक्स। ये सब क्या बता रहा है? जैसे आयुर्वेद, योगा,
आयुर्वेद, योगा, है ना, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी आदि का प्रचार प्रसार, खानपान के क्षेत्र में भी पश्चिम की तर्ज पर ही व्यंजन, भारतीय व्यंजन को बनाए जा रहे हैं, जैसे पनीर टिक्का, बर्गर वगैरह जो भारत, ये क्या बता रहा है कि हम अपनी संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं एक नए स्वरूप में। क्लियर हो गया सामांगीकरण क्या है, विविधता को कैसे चुनौती मिली, सांस्कृतिक संकरण, है ना, उसको आप समझिए, जो लोग नहीं लिखे नोट कर लें फटाफट, ये पूछा हुआ सवाल और आगे पूछता रहेगा। सांस्कृतिक संकरण, सांस्कृतिक संकरण, अब ये क्या है समझते हैं, कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड फसल आपने सुना होगा, है ना, ये दो फसलों के मध्य संकरण के जरिए आज दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों के मध्य संपर्क क्या हो रहा है, इतना अधिक बढ़ गया है कि एक संस्कृति दूसरे संस्कृति से इतनी अधिक घुलती मिलती जा रही है कि सभी संस्कृतियों की पृथक पहचान धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है ना। आयुर्वेद लिखा है मीनाक्षी, योगा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, है ना। तो आज संस्कृतियों के मध्य इतना अधिक संश्लेषण हो रहा है कि आज यह बता पाना कि किस संस्कृति का यह उत्पाद है वह कठिन है। जैसे एक सभ्यताओं का गलन पात्र, एक मेल्टिंग पॉट थियरी है ना, उसी से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि विभिन्न संस्कृतियों के मध्य इतना संपर्क बढ़ा है, इसको हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई यह बर्तन है जिसमें आप कोई भोजन बना रहे हैं, है ना, इसमें आपने अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिलाए और जब टेम्परेचर इसको दिया गया तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा स्वाद किस अलग मसाले का। जैसे एग्जांपल से समझो, मान लीजिए कोई आप सब्जी बना रहे हैं, उसमें आपने अलग अलग मसाले डाले, नमक डाले, जो भी डाले, जब सब्जी आग पर बन जाती है तो अलग से आप नहीं बता सकते कि नमक का स्वाद कौन सा आया, हल्दी क्या है ना। आज संस्कृतियों के मध्य इतना अधिक संकरण हो रहा है, संपर्क इतना अधिक बढ़ रहा है कि अब यह कह पाना कि ये भारतीय संस्कृति, ये पश्चिमी संस्कृति कठिन है। यानी एक प्रकार से संस्कृतियों का क्षरण हो रहा है। अमेरिका क्या दुनिया के अधिक विकसित देश इसका एग्जांपल है ना। यानी जो मेल्टिंग पॉट थियरी, विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे से इतनी अधिक जुड़ गई है कि किसी भी एक संस्कृति की पृथक पहचान बता पाना क्या है, कठिन है। जैसे एक सैलड बोल थियरी होता है, जैसे आप सलाद खाते हैं तो आप सलाद खाने के क्रम में आप अलग अलग जो भी सब्जियां हैं उसका आप टेस्ट बता सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी प्लेट में सलाद में खीरा है, टमाटर है, नींबू है, मूली है, गाजर है, जो भी चीजें ये सभी एक साथ है, लेकिन खाने के क्रम में खीरे का अलग स्वाद आता है, मूली का अलग स्वाद आता है। इसको कहते हैं सैलड बोल थियरी, जहां पर अलग अलग आइडेंटिटी बची हुई है। लेकिन आज वैश्वीकरण के दौर में विभिन्न संस्कृतियों में संपर्क इतना बढ़ा है ना, कि हम यह कह नहीं सकते कि ये कौन सी संस्कृति है। जैसे आप देखिए बहुत सारे भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं, उनका खान पान, रहन सहन, भाषा, यहां तक कि एक्सेंट बोलते भी हैं, आप बोली सुनकर आप नहीं बता सकते कि भारतीय है या अमेरिकन। आज विभिन्न संस्कृतियों के मध्य संश्लेषण जो है, यहां पर सिर्फ भारत का ही नहीं हो रहा मुस्कान प्रभात, ये पूरी दुनिया की बात हो रही है ना। यानी विभिन्न संस्कृतियों के मध्य इतना अधिक संपर्क बढ़ा है कि किसी भी संस्कृति की पृथक पृथक पहचान बता पाना कठिन है। यानी एक प्रकार से यह संस्कृतियों का पतन है, क्षरण है, क्योंकि हर संस्कृति अपनी मामले में, कई मामलों में विशिष्ट होती है, वह समाज को एक अलग पहचान देती है। लेकिन जब संस्कृतियों के मध्य संपर्क इतना अधिक बढ़ जाए कि उसकी विशेषताएं ही क्या हो जाए, छीन हो जाए, पता ही न चले, तो फिर यह संस्कृति के अस्तित्व को लेकर भी चुनौती है। आज लगता है कमेंट ऑफ कर दो, है ना, इन लोगों को करने दो कमेंट, है ना, चैट ऑफ कर दो। लाइव चैट यहां से ऑफ कर। सांस्कृतिक संकरण, विभिन्न संस्कृतियों के मध्य संपर्क में अत्यधिक वृद्धि के कारण किसी भी एक संस्कृति की पृथक पहचान आप नहीं बता सकते, है ना। यही सिद्धांत क्या कहलाता है, यही बात क्या कहलाता है, सांस्कृतिक संकरण। नोट करिए, लिखिए, सांस्कृतिक संकरण डैश देकर हेडिंग बना लो, लिखिए, वैश्वीकरण के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में विभिन्न संस्कृतियों के मध्य अत्यधिक संपर्क के कारण, अत्यधिक संपर्क के कारण किसी भी संस्कृति की स्पष्ट पहचान बता पाना मुश्किल है, किसी भी संस्कृति की स्पष्ट पहचान बता पाना मुश्किल है। विभिन्न संस्कृतियों के मध्य इतना विभिन्न संस्कृतियों के मध्य इतना अधिक घुलन मिलन देखा गया है, जिसके कारण किसी भी संस्कृति को स्पष्टता के साथ नहीं जाना जा सकता है। यही प्रक्रिया, किसी भी संस्कृति को स्पष्टता के साथ नहीं जाना जा सकता है, यही प्रक्रिया सांस्कृतिक संकरण कहलाती है, सांस्कृतिक संकरण कहलाती है। इसके कारण सांस्कृतिक संकरण कहलाती है, इसके कारण संस्कृतियों का क्षरण या पतन भी होता है।
संस्कृतियों का क्षरण या पतन होता है। तो सांस्कृतिक संकरण का मतलब क्या है ये आप समझ पाए। एक मल्टीकल्चरलिज्म है ना, बहुसंस्कृतिवाद, ये एक अच्छी अवधारणा है। बहुसंस्कृतिवाद, मल्टी कल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद। बहुसंस्कृतिवाद का मतलब क्या है, जब विभिन्न संस्कृतियों के मध्य संपर्क बढ़ा है, लोगों की सोच बढ़ी है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, ज्ञान जागरूकता का स्तर बढ़ा है, तो यह कहना कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, उनकी संस्कृति खराब है, ऐसी धारणाएं अब क्या है, कमजोर हो रही। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों को मान मिल रहा है, उनको सम्मान मिल रहा है, कहीं ना कहीं सभी संस्कृतियों की वैश्विक स्तर पर पहुंच भी देखी गई है। आज दुनिया के कई ऐसे विकसित देश हैं, कई बड़े शहर हैं, जहां पर दुनिया के कई देशों के लोग एक साथ काम कर रहे हैं और संस्कृतियों के नाम पर उनके मध्य भेदभाव नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वैश्वीकरण के खाली नकारात्मक संदर्भ है। वैश्वीकरण एक प्रगतिशील अवधारणा है, जहां शिक्षा, ज्ञान, जागरूकता का स्तर बढ़ता है, लोगों की सोच, मानसिकता बदलती है। कल तक जिस संस्कृति को लोग अच्छा कहते थे या बुरा कहते थे, ऐसी धारणाएं कमजोर हो जाती है। सभी संस्कृति अच्छी है, सभी संस्कृति अपने स्थानीय परिवेश के अनुरूप डेवलप होती है। यह नहीं हम कह सकते कि कोई संस्कृति खराब है या अच्छी है। बहुसंस्कृतिवाद एक प्रगतिशील अवधारणा है, एक आधुनिक अवधारणा है, जो संस्कृतियों के मध्य श्रेणी क्रम, ऊंच नीच के क्रम को हटाती है, जो सभी संस्कृतियों के प्रति समान आदर का भाव रखती है, जो सभी संस्कृतियों के तत्वों को एप्रिशिएट करती है कि अच्छा ये छठ का त्योहार है तो ये इंडिया के इस लोगों का त्योहार है, ये दिवाली है तो ये इनका त्योहार है, ये टोमेंटिना एक फेस्टिवल है तो ये स्पेन का त्योहार है। अलग अलग ये क्या मिल रहा है, दुनिया के विभिन्न देशों और उनकी संस्कृतियों को कहीं ना कहीं उनके प्रति सम्मान का भाव मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनको एप्रिशिएट किया जा रहा है। तो बहुसंस्कृतिवाद आज वैश्वीकरण के दौर में इस प्रकार की प्रवृत्ति भी बढ़ी है, ऐसा नहीं कि खाली नकारात्मकता ही है। तो वैश्वीकरण के कारण जब शिक्षा, ज्ञान, जागरूकता का स्तर बढ़ेगा तो उसके लाभ भी तो होंगे। संस्कृति को लेकर जो संकीर्ण सोच हुआ करती थी, जो परंपरागत धारणाएं थी, सोच थी कि यह संस्कृति अच्छी है, वह संस्कृति खराब है, धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। और सभी संस्कृतियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगभग समान दर्जा दिया जा रहा है, सभी संस्कृति की पहुंच हो रही है, पूछ हो रही है। तो सांस्कृतिक ऐसा नहीं आप समझेंगे कि अब तक जो तीनों अवधारणा पढ़े कि नकारात्मक ही है, वैश्वीकरण कुछ सकारात्मक अवधारणा भी है। तो बहुसंस्कृतिवाद यहां पर अच्छी बातें आपको वैश्वीकरण के संस्कृति के संदर्भ में देखने को मिलेगी। लिखिए बहुसंस्कृतिवाद, लिखिए वैश्वीकरण के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में विभिन्न संस्कृतियों के मध्य न सिर्फ संपर्क में वृद्धि हुई है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली है। अर्थात संस्कृतियों को देखने का नजरिया परिवर्तित हुआ है। संस्कृतियों को देखने का परिप्रेक्ष्य या नजरिया परिवर्तित हुआ है। शिक्षा, ज्ञान, जागरूकता के बढ़ते स्तर के कारण, शिक्षा, ज्ञान, जागरूकता के बढ़ते स्तर के कारण संस्कृति को लेकर भेदभाव, श्रेष्ठता व निम्नता की विचारधारा के स्थान पर बहुसंस्कृतिवाद की धारणा विकसित हो रही है। श्रेष्ठता एवं निम्नता के स्थान पर बहुसंस्कृतिवाद की धारणा विकसित हो रही है, जिसमें सभी संस्कृतियों के प्रति समान आदर का भाव, सभी संस्कृतियों के प्रति समान आदर का भाव एवं उन्हें स्वीकारा जा रहा है, उन्हें स्वीकारा जा रहा है। तो संस्कृति को लेकर ये सारे, एक और टर्म था। तो बहुसंस्कृतिवाद कैसी अवधारणा है, ये प्रगतिशील अवधारणा है ना, एक तार्किक अवधारणा है जो ये नहीं कहती कि कोई संस्कृति अच्छी है या बुरी है, ये सभी संस्कृतियों के प्रति समान है ना। ये भारत के लोग का ये त्योहार है, ये जापान के लोगों का है, ये वहां के लोगों का, यानी कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो ये अच्छी बात है। एक टर्म मैंने और बनाया था, सोचा तो था कि आपको इतना डिटेल पढ़ा दूं है ना, लेकिन आप सब सुधरे तब ना, फिर भी मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ाऊंगा ही मैं। भूस्थानीकरण, ग्लोकलाइजेशन, एक नया टर्म है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो वहां आपको ये दिखा होगा। इसके बारे में संक्षेप से चर्चा कर दूं, क्या है भूस्थानीकरण। जो आपने अब तक सुना है उसी का एक अवधारणात्मक पक्ष है। जैसे देखिए भूस्थानीकरण, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लोकलाइजेशन। ग्लोकलाइजेशन वही बात है जो वैश्वीकरण में आपने, इसमें दो टर्म है, ग्लोकल, ग्लोबल और लोकल, ग्लोबल और लोकल। भूस्थानीकरण वैश्वीकरण के दौर में संस्कृति के क्षेत्र में स्थानीय संस्कृति और बाह्य संस्कृति, विदेशी संस्कृति के मध्य संपर्क को बताने वाली प्रक्रिया है। यानी विदेशी संस्कृति, वैश्विक संस्कृति का स्थानीय संस्कृति, लोकल कल्चर से मिलन को बताने वाली प्रक्रिया क्या है, भूस्थानीकरण। और आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में बहुराष्ट्रीय निगम, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों की बिक्री के लिए क्या कर रही है, भूस्थानीकरण की प्रक्रिया के तहत स्थानीय लोगों की पसंद नापसंद, उनकी रुचि अरुचि, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग, उनकी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग चीजें मैन्युफैक्चर कर रही है और स्थानीय बाजार में बेच रही। कहने का मतलब ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पर जो भी इनोवेशन है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जो स्पेशलाइजेशन उनके पास है, उसको स्थानीय बाजार की मांग के अनुरूप प्रस्तुत करके वो सर्विस दे रही है, प्रोडक्ट बेच रही है। उदाहरण के रूप में आप देखिए आईफोन, एक दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन का ब्रांड है। स्मार्टफोन आईफोन में अगर आप यहां पर कई भारतीय भाषाओं में आप टेक्स्ट मैसेजिंग कर सकते हैं, गुजराती हो, तमिल हो, मलयालम हो, बांग्ला हो, हिंदी हो, कन्नड़ा हो। तो जो स्थानीय लोग हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको अंग्रेजी बिल्कुल ही नहीं आती, तो क्या वो आईफोन यूज नहीं करें? तो जो भारतीय भाषाएं हैं लोकप्रिय, बहुत सारी भाषाओं में आप
एप्पल फोन में मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं। ये क्या बता रहा है कि जो भारत के स्थानीय लोगों की पसंद नापसंद है उसके अनुरूप चीजें बन रही है। आप देखिए मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट जो अमेरिकन फूड चेन है, भारतीय बाजार में जब वह उत्पाद को बेचता है तो जो अमेरिका के उत्पादों में जो चीजें रहती है वो यहां नहीं बेचता। जैसे अमेरिका के मैकडोनाल्ड में बीफ का यूज होता है, लेकिन भारत में चूंकि बीफ पूरी तरह बैन है तो यहां पर नहीं। अमेरिकन जो खाते हैं वहां पर वो वहां पर मसाले कम होते हैं, लेकिन हम भारतीयों थोड़े चटोरे होते हैं, अधिक मसाले खाते हैं, तो यहाँ के उत्पाद में आपको मसाले का प्रयोग अधिक। ये क्या बता रहा है कि जो वैश्विक संस्कृति है वह उसके अनुरूप स्थानीय संस्कृति की मांग के साथ मिलकर उत्पादन हो रहा है। तो ये उनकी बाजार संबंधित रणनीति भी है कि लोगों को इंग्लिश आती नहीं, आप उसको आईफोन बेच देंगे तो कौन खरीदेगा, तो उनको उनके अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल कर अगर बेचा जाए तो दिखेगा। यानी जो वैश्वीकरण के दौर में जो ग्लोबल कल्चर है, ग्लोबल प्रोडक्ट है, ग्लोबल स्पेशलाइजेशन है, उसको स्थानीय रिक्वायरमेंट डिमांड के अकॉर्डिंग जोड़ करके भारतीय बाजारों में बेचा जाता है। तो ये सिर्फ मार्केट स्ट्रेटजी ही नहीं है, इस क्रम में संस्कृतियों का भी संश्लेषण होता है। दुनिया के विभिन्न देशों की संस्कृति स्थानीय संस्कृति के साथ मिलकर एक नए स्वरूप में देखी जा रही है। तो एक भूस्थानीकरण एनसीईआरटी पढ़ लेना, लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट पेज पर होगा। कक्षा 12 की एनसीईआरटी अच्छा से लिखा गया है, अगर पढ़ लेंगे तो आपको फायदा ही होगा। लिखिए भूस्थानीकरण, बस 2-3 लाइन देखिए। वैश्वीकरण के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में भूस्थानीकरण की प्रक्रिया को अधिक विस्तार मिल रहा है। भूस्थानीकरण का अर्थ, भूस्थानीकरण का अर्थ वैश्विक संस्कृति का स्थानीय संस्कृति के साथ, वैश्विक संस्कृति का स्थानीय संस्कृति के साथ मिश्रण या मिलन से है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत विकसित देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय निगम आदि, विकसित देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय निगम आदि भारतीयों के पसंद नापसंद, उनकी मांग, भारतीयों के पसंद नापसंद, उनकी मांग के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन कर, वस्तुओं का उत्पादन कर स्थानीय बाजार में बेच रहे हैं, स्थानीय बाजार में बेच रहे हैं। उदाहरण के रूप में फूड चेन मैकडोनाल्ड के द्वारा भारत में भारतीयों की पसंद के अनुरूप, भारतीयों की पसंद व नापसंद के अनुरूप खाद्य पदार्थ की बिक्री की जाती है, पसंद नापसंद के अनुरूप खाद्य पदार्थ की बिक्री की जाती है। तो क्लियर है, भूस्थानीकरण एक बाजार संबंधित स्ट्रैटेजी है ना। चलिए अब ओवरऑल आपने जो संस्कृति पर समझा उसमें एक हेडिंग बनाइए, ओवरऑल जो आपने समझा है प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट। तो एक कंक्लूडिंग हेडिंग बना लो कि वैश्वीकरण का संस्कृति पर, खास करके भारतीय संस्कृति के कॉन्टेक्स्ट में ही देख रहे हैं, संस्कृति पर प्रभाव। अब जब भी आप वैश्वीकरण पढ़ेंगे तो इसमें दोनों ही प्रभाव होंगे, एक पॉजिटिव सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव, और ध्यान रखना है वैश्वीकरण को हमेशा निगेटिव ही नहीं बताना है ना, नकारात्मक प्रभाव, निगेटिव इंपैक्ट। पॉजिटिव इंपैक्ट में अब तक आपने क्या देखा कि वैश्वीकरण के कारण स्थानीय संस्कृति की वैश्विक पहुंच में वृद्धि हुई है, वैश्विक पहुंच में वृद्धि हुई है। कल तक जो भारतीय संस्कृति भारत में प्रचलित थी, आज सूचना, संचार, अंतरराष्ट्रीय प्रवसन, पर्यटन आदि के कारण भारतीय स्थानीय संस्कृति अब क्या है, वैश्वीकरण के दौर में दुनिया के विभिन्न देशों तक उसकी पहुंच बढ़ी है। दूसरा, इसके कारण संस्कृति का परिमार्जन, परिमार्जन मतलब विकास, फैलाव, परिमार्जन, फैलाव संभव। सांस्कृतिक पर्यटन, कल्चरल टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा। जैसे आप देखिए हमारे यहां कुंभ हुआ और कुंभ में लाखों विदेशी पर्यटक आए और इससे कहीं ना कहीं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिला। इससे भारत सरकार को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान भी, एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश के रूप में पहचान भी मिली और पैसा भी, रेवेन्यू भी हमने जनरेट किया। तो यह सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। वैश्वीकरण के कारण संस्कृति के अंतर्गत, संस्कृति के अंतर्गत उपस्थित अंधविश्वासों, अतार्किक मान्यताओं आदि में कमी आई है ना।
यानी भारतीय संस्कृति में जैसे जो कुछ समस्याएं थी, जैसे अगर आप देखें तो धर्म को लेकर, कर्मकांड को लेकर हमारे यहाँ बहुत सारी रूढ़ियां भी रही है ना। तो जो धार्मिक या सांस्कृतिक जो अंधविश्वास है, अतार्किक मान्यताएं, वो सब क्या है, कमा है। और हम क्या कह सकते हैं, सकारात्मक अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की सांस्कृतिक पहचान में वृद्धि, संस्कृति के बाजारीकरण से आर्थिक विकास को बल, स्थानीय सांस्कृतिक कलाओं, कलाकारों, संगीत, नृत्य, हस्तकरघा आदि की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति में वृद्धि। तो संस्कृति को लेकर ये सब सकारात्मक है ना। आप बता सकते हैं कि ये सब सकारात्मक चीजें संस्कृति के क्षेत्र में हम देख सकते हैं। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देख लेते हैं और फिर हम लोग कंक्लूजन लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि संस्कृति से 3-4 सवाल है बच्चों, कहीं ना कहीं और सवाल बनेगा भविष्य में। नकारात्मक प्रभाव, अब तो हमने ये कहां देखा था, सकारात्मक प्रभाव में। अब चलते हैं वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति के कॉन्टेक्स्ट में नकारात्मक प्रभाव। तो नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है, सबसे अभी आपने देखा, सांस्कृतिक विविधता हमारी खत्म हो रही है और समरूपता बढ़ती जा रही है सांस्कृतिक। तो हम लिखिए पहला पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि सांस्कृतिक समांगीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि के कारण सांस्कृतिक विविधता को चुनौती, पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण, अनुकरण खराब नहीं है, लेकिन आंख बंद करके बिना सोचे समझे अनुकरण, अंधानुकरण, ये खास करके युवाओं में, तो पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण की प्रवृत्ति का विकास अधिक भौतिकवादी, व्यक्तिवादी मूल्यों, संस्कृति के महत्व में अधिक वृद्धि, उपभोक्तावाद का चरम स्तर के कारण समाज पर दुष्प्रभाव। उपभोक्तावाद समझते ही होंगे सभी लोग। उपभोक्तावाद एक प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सुख के लिए, है ना, अपने आराम के लिए, अपने भोग विलासिता के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए वस्तुओं को खरीदता है, यानी उस पर खर्च करता है। आज आप देखिए वैश्वीकरण के कारण पूरे भारतीय समाज में उपभोक्तावाद का एक नया स्वरूप दिख रहा है। आज आप हर घर में टीवी, फ्रिज, एसी, तमाम ये सब चीजें क्या है, ऐसा नहीं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बुरी चीज है, लेकिन इस प्रकार की प्रवृत्ति के कारण कई बार इसका नकारात्मक प्रभाव भी दिखता है समाज के स्तर पर। कई बार लोग गलत काम करने लगते हैं, है ना, गलत अपराध में संलिप्त हो जाते हैं। भोग विलासिता, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, शॉर्टकट सक्सेस गेन करने के लिए व्यक्ति गलत मार्ग पर चला जा रहा है। और समाज के स्तर पर इसका एक नया ट्रेंड है, फैशन है, कंज्यूमरिज्म। और वैश्वीकरण चूंकि बाजार अर्थव्यवस्था को प्रमोट करता है, तो जब तक उपभोक्तावादी प्रवृत्ति का विकास नहीं होगा, वैश्वीकरण और आर्थिक वैश्वीकरण मजबूत ही नहीं हो पाएगा। इसलिए जानबूझकर उपभोक्तावादी मूल्यों पर बढ़ा चढ़ाकर ध्यान दिया जाता है। देखिए आज बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, दिन रात उनका यही काम है। आप गूगल पे आप कोई भी एक सर्च कर लें, चाहे फ्रिज हो चाहे स्मार्टफोन, कुछ भी देखिए, आपको उसके पीछे 50 मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। तरह तरह के मार्केटिंग हथकंडों का प्रयोग करके ये बहुराष्ट्रीय निगम, कंपनियां अपने ग्राहक बेस को क्या कर रही है, बढ़ाना चाह रही है। एक गलाकाट प्रतिस्पर्धा है और इन सब प्रतिस्पर्धा से नुकसान भी समाज के स्तर पर है। कई लोग हैं जो दिखावे के जीवन जीने के क्रम में, उनकी हैसियत है नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है, चूंकि समाज के स्तर पर उन्हें दिखाना है, शो ऑफ करना है, तो कई बार व्यक्ति उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के कारण फाइनेंशियल क्रंच में, आर्थिक रूप से समस्याग्रस्त हो जाता है। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं कई बार। तो ये बढ़ती हुई उपभोक्तावादी प्रवृत्ति चरम पर नहीं होनी चाहिए। नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट है और आप पे कर सकते हैं, चीजें खरीदें, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन आज ईएमआई का बढ़ता हुआ, लोन लेकर ईएमआई पर आज जो नवीन मध्यम वर्ग है, खास करके वैश्वीकरण के दौर में अत्यधिक उपभोक्तावादी मूल्यों से क्या है, ग्रस्त है, खास करके महानगरों में जीवन जीने वाला। तो वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव ये सब आप बता सकते हैं कि वैश्वीकरण धीरे धीरे दुनिया के अन्य संस्कृतियों को
प्रभावित करता जा रहा है। पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण हो रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में आप देखें तो सिर्फ इन्हीं संस्कृतियों का महिमा मंडन है। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हम क्या लिख सकते हैं, क्या इससे क्या नुकसान है, क्या फायदा है? तो क्या वैश्वीकरण के कारण भारतीय संस्कृति खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी? क्या हम लिख सकते हैं? नोट करिए कंक्लूडिंग रिमार्क लिखिए। वैश्वीकरण, देखिए वैश्वीकरण ने खास करके भारत के संदर्भ में लिखते हैं, भारतीय संस्कृति को गहराई से विगत 2-3 दशकों में प्रभावित किया है। गहराई से विगत 2-3 दशकों में प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के कारण संस्कृति के क्षेत्र में जहां कई सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं, कई सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखे जा रहे हैं। देखिए, सूचना संचार क्रांति के कारण भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान, सूचना एवं संचार क्रांति के कारण भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान प्राप्त हो रही है, जिससे सांस्कृतिक पर्यटन, संस्कृति के बाजारीकरण की प्रवृत्ति का विकास भी हुआ है। सांस्कृतिक पर्यटन, संस्कृति के बाजारीकरण की प्रवृत्ति का भी विकास हुआ है। देखिए पैराग्राफ चेंज करके, देखिए संस्कृति के क्षेत्र में सांस्कृतिक सामांगीकरण की बढ़ती प्रक्रिया घटना, संस्कृति के क्षेत्र में सांस्कृतिक सामांगीकरण की बढ़ती घटना प्रक्रिया ने भारतीय सांस्कृतिक विविधता को अवश्य चुनौती प्रदान की है, ने भारत की सांस्कृतिक विविधता को अवश्य चुनौती प्रदान की है। कई आलोचकों का मानना है कि इस वैश्वीकरण के कारण भारतीय संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त या पूर्णतः कमजोर हो जाएगी। कई आलोचकों का, विद्वानों का मानना है कि वैश्वीकरण के कारण भारतीय संस्कृति का पतन धीरे धीरे हो जाएगा या विलुप्त हो जाएगी। परंतु यदि भारतीय संस्कृति के स्वरूप को गहराई से देखें, तो हम पाते हैं कि संस्कृति के आंतरिक पक्षों में कोई विशेष परिवर्तन न होकर इसके बाह्य स्वरूप या पक्षों में अधिक परिवर्तन देखा जा रहा है। संस्कृति के आंतरिक स्वरूप में कोई विशेष परिवर्तन न होकर इसके बाह्य स्वरूप या पक्षों में परिवर्तन देखा जा रहा है। वैसे भी भारतीय संस्कृति की जड़ें बहुत ही गहरी और विशाल रही है और इसमें अनुकूलन व सामंजस्य का गुण सदैव रहा है, और इसमें अनुकूलन एवं सामंजस्य, एडजस्टमेंट का गुण सदैव विद्यमान रहा है। अतः थोड़े बहुत परिवर्तन तो संस्कृति में अवश्य हो रहे हैं, परंतु अवश्य देखे जा सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि भारतीय संस्कृति पूर्णतः विलुप्त हो जाएगी, भारतीय संस्कृति पूर्णतः विलुप्त या खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा सकारात्मक संदर्भ में आप संस्कृति पर, अब जितने सवाल संस्कृति से पूछे हैं, एक एक सवाल आप बना लेंगे। जो भी देखिए, अगर मैं एक आधा सवाल आपको दोबारा दिखाऊं, प्रैक्टिस जो लोग लिखने का कर रहे हैं, देखिए क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं? इसमें दोनों बात बताएंगे आप। पहले पार्ट में कुछ हद तक हाँ भी और ना भी, है ना, कि वैश्विक पहचान के लिए हम अपनी स्थानीय पहचान को खो रहे हैं, कुछ हद तक बिल्कुल खो रहे हैं, है ना, और वह जो खो रहे हैं उसके पीछे कारण भी आप बताएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने अपनी स्थानीय पहचान को पूरी तरह खो दिया है ना। आराम से आप कर लेंगे सांस्कृतिक सामांगीकरण वाला, और आराम से आप कर पाएंगे। एक और प्रश्न देख लीजिए, वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के आंतरिक कोर को किस सीमा तक प्रभावित किया है? स्पष्ट कीजिए, है ना। आराम से आप लिख सकते हैं कि जो हमारे संस्कृति की आत्मा है उसको किस प्रकार आंतरिक पक्ष में ज्यादा परिवर्तन नहीं है, बाह्य पक्ष में ज्यादा है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी संस्कृति का आंतरिक कोर खत्म हो रहा है, कमजोर। माना कि विविधता में कुछ हद तक समांगीकरण के कारण नुकसान हो रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि समांगीकरण के कारण हमारी संस्कृति की अंतरात्मा ही खत्म हो जाएगी। तो ये आप बता सकते हैं। चलिए, आप संस्कृति को डिटेल इसलिए करा दिया एक, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी है और आगे आप अलग अलग संस्थाओं पर प्रभाव को अब आप आसानी से कर लेंगे, है ना। तो चलते हैं, धर्म पर प्रभाव संस्कृति देखा, दूसरा जो है वो हम धर्म पर प्रभाव देखते हैं तेजी से, कि वैश्वीकरण का भारतीय धार्मिक संरचना पर या धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा है ना। वैश्वीकरण का धर्म पर प्रभाव, और यहां भी वही फंडा रखना है, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। क्या क्या धर्म के क्षेत्र में आप पॉजिटिव चीजें देखते हैं? जैसे आज आप देखिए कि स्थानीय धार्मिक उत्सव मान्यताएं जो है पूरी दुनिया के स्तर पर लोकप्रिय हो रही है। जैसे एग्जाम्पल से समझे, करवा चौथ का त्योहार,
करवा चौथ का त्योहार दिल्ली के आसपास या पंजाब के क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता था। लेकिन आज ये जो करवा चौथ का त्योहार है एक फैशन ट्रेंड की तरह है। फिल्म ने, सीरियल ने, वेब सीरीज ने, इंटरनेट ने इसको इतना लोकप्रियता प्रदान कर दी है कि यह आज पंजाब दिल्ली से हट करके भारत तो छोड़ दे, दुनिया के विभिन्न देशों में जो भी भारतीय मूल की महिलाएं रख रही, चाहे उनका दिल्ली या पंजाब से नाता रहे ना रहे, लेकिन आज वो ये त्योहार मना रही है। तो जो स्थानीय त्योहार है उसका भी एक वैश्विक पहचान उसको मिल रही है। जैसे हमने देखा छठ के त्योहार के बारे में, दिवाली के बारे में, क्या भारतीय जो है दुनिया के विभिन्न देशों में मना रहे हैं, उससे हमारे उस त्योहार, हमारे उस संस्कृति के तत्व को एक पहचान मिल रही है। तो धर्म के क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव क्या है कि पहला, धार्मिक उत्सव, त्योहार, धार्मिक मान्यताएं, इनका जो है प्रसार विश्व के स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में देखा जा रहा है। यह हम भारतीयों की धर्म से संबंधित एक पहचान भी तो है। और क्या देखते हो धर्म के क्षेत्र में कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो मानवता का कल्याण के लिए बहुत सारा कार्य कर रही है। जैसे बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं, ट्रस्ट है जो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, वृद्धाश्रम ये सब चला रही हैं। तो वैश्वीकरण के दौर में बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं जो है वो मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, पहले भी कर रही थी, लेकिन हाल के वर्षों में और क्या है, क्योंकि समस्याएं बढ़ रही हैं तो धार्मिक संस्थाओं, ट्रस्ट द्वारा इन क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया जा रहा है। जो धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़ियां हैं, अतार्किक मान्यताएं, वो सब धीरे धीरे क्या है, कमजोर हो रही है। समाज के स्तर पर धर्म का जो प्रभाव पहले था, धीरे धीरे क्या हो रहा है, धर्म के प्रभाव में कमी आ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। धर्म को लेकर लोगों की सोच जो है, हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह बदल चुकी है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई है, लचीलापन आया है। सामाजिक जीवन में धार्मिक सद्भाव बढ़ा भी है। इक्का दुक्का अगर घटना हो जाए तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि भारत में धार्मिक सद्भाव है ही नहीं, खत्म हो चुका। एक आधा घटना अगर कहीं हो गई है, मान लीजिए कहीं धार्मिक दंगे हो गए, हिंसा हो गई, इसके आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि जो धार्मिक सद्भाव है वो भारत में पूरी तरह खत्म हो चुका है। आज बहुत सारे धार्मिक संस्थाएं जो है वो सभी धर्म के लोगों के लिए काम कर रही हैं। कई धार्मिक संस्थाएं जिनका अस्पताल है, स्कूल है, तमाम चीजें, जिसमें हर संप्रदाय के, हर धर्म के लोग के बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। वैश्वीकरण के दौर में अगर आप देखें तो धर्म में थोड़ी बहुत रैशनैलिटी भी आ रही है। नए नए सेक्ट, नए नए कल्ट का उदय आप देखेंगे। आज धर्म के क्षेत्र में आए दिन आप देखेंगे कुछ ना कुछ नवीन सेक्ट या कल्ट आ रहे हैं। एक तरफ कुछ नवीन बाबा भी आ रहे हैं जो धर्म का व्यापार कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बहुत ऐसी धार्मिक संस्थाएं भी हैं, बहुत सारे ऐसे कल्ट हैं, सेक्ट हैं, जो भारतीय अध्यात्म को दुनिया के मंच पर ले जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आप कह सकते हो इस्कॉन। इस्कॉन अगर जाकर खाड़ी के देश में 700 करोड़ की लागत से मंदिर बना रहा है, यहां पर मंदिर से नहीं समझे, वो भारतीय वास्तुकला को दुनिया के मंच पर स्थापित कर रहा है। मंदिर ये सब भी क्या है, वास्तुकला को भी तो बताते हैं। आज दिल्ली में अक्षरधाम का मंदिर, या गुजरात में, या देश के अन्य राज्य में इस्कॉन क्या कर रहा है, जो भारतीय आध्यात्मिक जो पहचान है उसको दुनिया के स्तर पर लोकप्रिय बना रहा है। सदगुरु, ब्रह्म कुमारी, ऐसे बहुत सारे हैं। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग, ये सब पूरी भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के स्तर पर भारतीय अध्यात्म का परचम लहरा रहे हैं। इंडिया को एक स्पिरिचुअल कंट्री, ब्रांड के रूप में रीस्टैब्लिश किया जा रहा है। आप देखिए बहुत सारे चेंजेस, फॉरेनर हमारे यहाँ एक नए स्वरूप में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत का धर्म को लेकर रुझान पहले से दुनिया के देशों का भारत को लेकर रहा है, लेकिन आज वैश्वीकरण के दौर में हम उस चीज को और क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो इंडिया को एक स्पिरिचुअल कंट्री के रूप में, इंडिया को एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में भारत सरकार द्वारा भी, भारत लोगों के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, भारत की संस्थाओं के द्वारा। तो ये सब हमारे संस्कृति को लेकर, धर्म को लेकर अच्छी बातें हैं। कि धर्म को लेकर अगर आप देखें, धर्म के अंतर्गत जो कठोरता थी वो सब धीरे धीरे क्या है, कमी आ रही है। कर्मकांड, अंधविश्वास अभी भी है, लेकिन पहले की तुलना में इन सब में क्या है, कमी आ रही है। यानी धर्म का धर्मनिरपेक्षीकरण हो रहा है। जो चीजें पहले पवित्र माना जाता था, जिसको लेकर समाज में रूढ़ियां थी, अंधविश्वास था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर हम कहें तो वैश्वीकरण ने धर्म को भी एक नए संदर्भ में प्रभावित किया है। रिलीजियस रिवाइवलिज्म इसको कहते हैं, धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद। धर्म का समाज के स्तर पर पुनः प्रचलन हो रहा है। और ऐसा नहीं कि ये जो धर्म है ये पूरी तरह रूढ़िवादी ही है, धर्म में भी थोड़ी बहुत परिवर्तन आए हैं। लोगों को धर्म को लेकर, लोगों की जो परंपरागत सोच है उसमें कुछ नयापन आपको दिखेगा, है ना। और ये सब चीजें हमारे धर्म को लेकर वैश्वीकरण के दौर में हम इनको समाज के स्तर पर देख सकते हैं। तो आपसे सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक, संस्कृति से बहुत पूछा है, धर्म से अब तक सवाल नहीं पूछा है। आने वाले वर्षों में आपको धर्म पर सवाल दिख सकता है। वैसे भी धर्म को लेकर भारत में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो सकारात्मक प्रभाव में हम क्या लिख सकते हैं? पहला, स्थानीय धार्मिक मान्यताओं, पर्व, त्योहार आदि की वैश्विक पहुंच संभव। धर्म के रूढ़िवादी, अंधविश्वासी, अतार्किक पहलुओं में कमी। कमी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक आध्यात्मिक ब्रांड कंट्री के रूप में मान्यता पहले भी थी और बढ़ी है। धार्मिक संस्थाओं द्वारा मानवता के कल्याण हेतु विभिन्न सामाजिक कार्यों का संचालन नोट कर लीजिए।
बहुत सारी जो धार्मिक प्रथाएं थी उन पर नए सिरे से सिविल समाज के द्वारा, प्रगतिशील समाज के द्वारा आवाज उठाई गई। जैसे देवदासी प्रथा थी, ट्रिपल तलाक को लेकर सरकार ने कानून भी बना दिया। जलीकट्टू, जो कुछ सांस्कृतिक धार्मिक परंपराएं रही हैं, जैसे सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर, तो ये सब ग्लोबलाइजेशन के दौर में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है। रिलीजन को लेकर जो रिजिडिटी रही, जो अंतर रहा है, जो भेदभाव रहा है, वो सब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे सबरीमाला मंदिर में एक विशिष्ट आयु की महिला के प्रवेश को रोका गया था। इसी प्रकार आप देखें, ट्रिपल तलाक धर्म का ही मामला माना जाता था, संविधान कोर्ट ने कह दिया ऐसा कुछ नहीं है। देवदासी प्रथा, जो मंदिर में सेवा के नाम पर जो है बच्चियों को रखा जाता था, जिनको विवाह नहीं करने दिया जाता था, तो जो प्राचीन परंपराएं रही है धर्म को लेकर, ये सब धीरे धीरे क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। अच्छी बात है, धर्म को लेकर समाज के स्तर पर रैशनैलिटी बढ़ रही है। बहुत सारे प्रगतिशील समाज के संगठन हैं जो धर्म में विद्यमान कमियों को कम करने का काम कर रहे हैं। लिखिए, धार्मिक सद्भाव में वृद्धि, धर्म से पोषित व संरक्षित बहुत सारी कुप्रथाओं में कमी। जैसे अगर आप देखें, बाल विवाह धर्म से ही प्रेरित था, देवदासी प्रथा, तीन तलाक धर्म से ही प्रेरित था, मंदिर में महिला के प्रवेश पर रोक, सभी मंदिर का नहीं है, स्पेसिफिक सबरीमाला मंदिर। देखिए अगला पॉइंट, आधुनिक जीवन शैली सोच के अनुरूप नए नए धार्मिक पंथ, संप्रदाय, धर्मगुरु, धार्मिक संगठनों की उपस्थिति, जैसे इस्कॉन, ब्रह्म कुमारी, सदगुरु, आर्ट ऑफ लिविंग, ये सब क्या है, रिलीजन का जो कन्वेंशनल पार्ट रहा है उसके स्थान पर उसको मॉडर्न सिनेरियो में, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, जिससे कि वो आम लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए, जुड़ पाए, है ना। तो हमने क्या लिखा, आधुनिक जीवन शैली, मॉडर्न लाइफस्टाइल है। लोगों के पास इतना समय नहीं है कि 4 दिन उपवास रखकर कठोरी तपस्या करके वो धर्म का प्रचार प्रसार करें, है ना। यानी लोग कठोर तपस्या करके धर्म का पालन नहीं कर सकते, तो धर्म को नए स्वरूप में क्या कर दिया गया, फ्लेक्सिबल। आप संगीत सुनते हुए, डांस करते हुए ईश्वर की आराधना करें, ये क्या है, मॉडर्न सिनेरियो के अकॉर्डिंग। अब आप इस्कॉन के मंदिर में राधे राधे पर डांस नृत्य करते हुए आप अध्यात्म का आनंद लीजिए। ये सब क्या है, नई नई विधा है, धर्म के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग है, जो नए नए कल्ट, नए नए सेक्ट या नए नए धार्मिक संगठन आ रहे हैं। तो वही हमने लिखा कि जो आधुनिक जीवन शैली सोच के अनुरूप नए नए धार्मिक संप्रदाय एक ही धर्म के भीतर विचारधारा के आधार पर, उपासना पद्धति के आधार पर जो मतभेद के कारण संप्रदाय जन्म लेता है, जैसे शिया और सुन्नी, इस्लाम के ही पार्ट दोनों, हिंदुओं में शैवायत, लिंगायत और वैष्णव। तो पंथ जो है, संप्रदाय जो है, वो एक ही धर्म के भीतर है ना, और वो एक ही धर्म के भीतर किसी भी विरोध के कारण, चाहे कर्मकांड को लेकर, ईश्वर की व्याख्या को लेकर जो अंतर है, उसके आधार पर वो पनपते हैं। तो जो आधुनिक जीवन शैली क्या, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, लोगों के लिए अब जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ करना है तो धोती कुर्ता पहनकर रुद्राक्ष धारण करिए, अरे जींस टी शर्ट में पहनना है, जो करना है करो, आजादी है, फ्रीडम है, लिबर्टी। नृत्य करते हुए धर्म की बात करो, संगीत सुनते हुए, यूट्यूब पर प्रवचन सुनते हुए। क्यों? क्योंकि मॉडर्न जो लोग हैं वो जाकर गुफाओं में, कंदराओं में बैठकर तपस्या करने वाले नहीं है। तो रिलीजन को प्रमोट भी करना है, लेकिन उसमें मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के अनुरूप। तो वही हमने आपको लिखवाया कि आधुनिक जीवन शैली के अनुरूप, सोच के अनुरूप नए नए धार्मिक संप्रदाय आ रहे हैं, बहुत सारे धर्मगुरु, धार्मिक संगठन देखे जा रहे हैं जो धर्म का प्रचार प्रसार एक नवीन स्वरूप में कर रहे हैं, धर्म को एक नई पहचान दे रहे हैं। चलते हैं कुछ नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। नकारात्मक प्रभाव, तो धर्म पर वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव, क्या क्या नकारात्मक प्रभाव दिखता है। धर्म का बाजारीकरण बढ़ गया है ना, धर्म का व्यवसायीकरण बढ़ा है। रोज आए दिन एक नया बाबा आ जा रहा है, कोई ना कोई नया जो है धर्मगुरु आ रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी बाबा गलत ही, लेकिन कई पाखंडी लोग भी हैं जो धर्म का प्रचार प्रसार करने के नाम पर अपना विकास कर रहे हैं, लोगों को आध्यात्मिकता की बात बताते हैं और खुद भौतिकता के दलदल में जकड़े हुए हैं, चार्टर्ड प्लेन से चल रहे हैं, 3-4 लाख का चश्मा कपड़ा पहन रहे हैं, हर बात में धर्म करते हैं और भोग विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं। ये धर्म का बाजारीकरण है, धर्म का व्यवसायीकरण है। धर्म आध्यात्मिकता की बात करता है, भौतिकता की बात नहीं करता है। जो रियल में संत है, महात्मा है, विद्वान है, बड़ा सादगीपूर्ण जीवन, उनका जीवन लोगों के लिए एक उदाहरण होता है। लेकिन आज के हमारे मॉडर्न धर्मगुरु आप देखें, इनके धर्म के प्रचार प्रसार के पीछे इनका एक ही उद्देश्य है कि धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर अपना हित करना, अपना विकास करना। तो ये सब आए दिन कुछ ना कुछ पाखंड, कुछ ना कुछ कर्मकांड, आडंबर, ये सब धर्म के वातावरण को गर्म रखने की कोशिश, अंतर धार्मिक सद्भाव को तार करने की कोशिश। तो आज वैश्वीकरण के दौर में आसान भी है, सूचना संचार के संजाल आ गए, उससे जहां रिलीजन को पूरी दुनिया के स्तर पर इनका भी व्यापार अच्छा चल रहा है। आप देखिए बहुत सारे चैनल हैं जहां पर लोगों को डरा धमकाकर उत्पाद बेचा जा रहा है। शनि मंत्र, आपको अगर ग्रह से निवारण चाहिए, शनि मंत्र खरीदिए, ये लीजिए रुद्राक्ष, ये क्या है, धर्म का बाजारीकरण है। ऐसे ऐसे जो है लोग आ जा रहे हैं जिनको ज्योतिष शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वो ज्ञान बांट रहे हैं। चैनल ऐसे ऐसे आपको दिख जाएंगे प्रवचन करने वाले जो कहीं से भी धर्मगुरु नहीं लगते,
है ना, कई ऐसी महिलाएं भी आ गई। ये सब क्या बता रहा है? वैश्वीकरण के दौर में धर्म का बाजारीकरण बढ़ा है, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कोई टैक्स नहीं भरना है। एक ट्रस्ट बना लो, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बना लो और ब्लैक को व्हाइट करते रहो, है ना, कोई आपसे पूछने वाला भी नहीं। और जहां पूछा तो धर्म खतरे में है, 50 लोग जिंदा हो जाएंगे, ये तो हमारे धर्म पर ही हमला है ना, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। तो धर्म के बाजारीकरण, धर्म को एक नए स्वरूप में स्थापित जानबूझकर किया जा रहा है। जब समाज के स्तर पर तर्क बुद्धि चिंतन का प्रभाव बढ़ता है तो धर्म का प्रभाव क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन आप देखिए रोज हमारे देश में ऐसे ऐसे बाबा जो हैं वो आ रहे हैं। आपने अभी आपने देखा था कुंभ में 2-3 नए नए टाइप के बाबा आ गए थे, और ये सोशल मीडिया को मसालेदार टीआरपी गेन करने के लिए कुछ काम न धाम जानबूझकर ऐसे लोगों को रातों रात दिव्य पुरुष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित कर दिया जाता है। अभी आपने नाम लेना उचित नहीं है, अभी आपने कुंभ के दौरान ऐसे कई मुनियों, है ना, तपस्वियों को देखा, है ना, तो ये धर्म के बाजारीकरण को बता रहा है ना। हिंदी फिल्म एक्ट्रेस थी, वो बहुत बड़ी जो है मंडलाधीश बनने को आ गई। तो ये सब क्या बता रहा है? हाँ, लिखते हैं धर्म के वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव। पहला लिखिए, धर्म के बाजारीकरण, व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति का तीव्र विकास। बाजारीकरण यही है, आपको घर बैठे जमजम का पानी चाहिए, ऑनलाइन ऑर्डर करिए जमजम का पानी। आपको किसी भी मंदिर का प्रसाद चाहिए ऑनलाइन, कुछ नहीं, नो डाउट फैसिलिटी भी बड़ी है, अच्छी भी बात है, लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट, बहुत सारे मंदिर है जहां पर वीआईपी कल्चर है, आप 500, 1000, 2000 पे करेंगे तो आपको एक अलग लाइन दी जाएगी। वैश्वीकरण के दौर में ये धार्मिक संस्थाएं क्या कर रही हैं? कहीं ना कहीं अपने व्यावसायिक हित को जो है ना, अधिक बढ़ावा दे रही है। तो धर्म के बाजारीकरण, व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति का धर्म के नाम पर नए नए बाबा, धर्म गुरुओं की संख्या में वृद्धि, धर्म के नाम पर हिंसा, दंगे, संघर्ष को बढ़ाने की हर संभव साजिश, आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद, इसको हम कहते हैं नव आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद, नव आतंकवाद का एक नए स्वरूप में उदय। आप देखोगे पूरी दुनिया में टेररिज्म जो है वो ग्लोबलाइजेशन के दौर में बढ़ा है ना। जैसे जैसे वैश्वीकरण का विकास होता गया, वैश्वीकरण का विस्तार होता गया, आतंकवादी प्रवृत्ति का भी विकास हुआ। क्यों? क्योंकि आतंक के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर अशांति नहीं हो, असुरक्षा की भावना ना हो, तो लोग जो है वह क्यों हथियार खरीदेंगे, क्यों सुरक्षा के नाम पर खर्च करेंगे? आतंकवाद एक संगठित उद्योग है, कई विकसित देशों की साजिश है ये कि वे आतंकवाद के को कहीं ना कहीं फंडिंग करते हैं, उसके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अपना लाभ, अपना हित देखते हैं। तो आज धर्म के क्षेत्र में कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति आपको दिखाई पड़ेगी, है ना, कमेंट ऑन कर देंगे, है ना। तो धर्म के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, आप और भी कई नकारात्मक प्रभाव दिखा सकते हैं, है ना। तो यहां से कंक्लूजन में क्या लिखोगे? थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव, थोड़ा झुकोगे किधर? पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ, है ना। जमजम क्या है? जमजम का पानी मक्का मदीना, जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी है उसका पानी पवित्र मानते हैं, तो जो भी इस्लाम के तीर्थयात्री जाते हैं मक्का मदीना हज करने, तो वहां पर पवित्र पानी है वहां का जमजम, है ना। जैसे हमारे लिए गंगा जल है, उसी तरह आप समझे चलिए। हाँ, सब कुछ मिल रहा है, कोई शनि मंत्र बेच रहा है, कोई शादी ब्याह ठीक करवा रहा है, कोई विवाह करवा रहा है, कोई कुंडली बना रहा है ना। मन चाहिए कन्या चाहिए तो ये मंत्र लीजिए, ये अंगूठी लीजिए, है ना। अब किसी को जेन्युइन सवाल है तो पूछिए, वरना जाइए, जिनको कोई सवाल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल से ऐसे ही करूंगा, समझ गया मैं, है ना, मैं हार गया।